अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने करियर के दौरान बहुत सारी समस्याओं को फेस करेंगे। जब भी आपको मौका मिले आप हमेशा इंग्लिश में कन्वर्सेट करने का, सोचने का, लिखने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप कभी भी ना छोड़ें। जो हमारा ट्रांसलेशन मेथड होता है, ट्रांसलेट करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन से क्या होता है कि हम हिंदी से कभी भी अपना नाता तोड़ नहीं पाते। कि हिंदी की डिक्शनरी मेरे पास थी, मैंने देखा कि मैं तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में ही फंसा रह जाऊंगा। इस तरह से धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू स्पीक, आई स्टार्टेड टू थिंक, आई स्टार्टेड टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। वर्ड पावर को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको अपनी एक स्पेशल टेक्निक बताता हूँ कि मैंने अपने अंदर वोकैबुलरी को रिच कैसे बनाया। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे, बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज के त्रिपाठी, मेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। जैसा बहुत सारे संघर्षशील युवाओं के साथ होता है, आप जानते हैं हमारा देश भारत बहुत सारे संघर्षों से भरा हुआ है और यहाँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं भी उन्हीं युवाओं जैसा एक छोटे से गांव से निकल करके बहुत सारे सपने लिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे उद्देश्य अपने दिलो दिमाग में संजोए हुए मैं भी प्रयागराज की, जो कि हमारे देश की ईश्वर की नगरी कही जाती है, मैं भी एक संघर्षशील युवा के रूप में इस प्रयागराज की धरती पर मैंने कदम रखा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ आया तो मैं एक सपना लेके तो जरूर प्रयागराज की धरती पर आया था, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए किस तरह से करना है, ऐसा कोई बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग मेरे पास नहीं थी। अगर मैं बात करूं कि मेरा करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं एक सोच लेकर के आया था कि आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई हैव टू गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए मैंने कब इंग्लिश की राह पकड़ ली ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। लेकिन मैं अपने करियर में, अगर आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से मैंने डेवलप करी, कैसे मैंने इंग्लिश सीख लिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही रियल स्टोरी है। ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, मेरे अपने जीवन के द्वारा, मेरे खुद के द्वारा अनुभव की गई कहानी है, जैसा आप बहुत सारे बच्चे इस बात को फील करते हो। मैं एक प्राइमरी स्कूल में, गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन होता है, उसमें हमारे यहाँ पर टोटल पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है। लेकिन मेरी मदर, शी यूज्ड टू लिव एट कानपुर, वो कानपुर में रहती थी और उनके फादर रेलवे में ऑफिसर थे। तो मैरिज के बाद जब मेरी माताजी मेरे पिताजी के साथ आके गांव में रहने लगी, तो उस समय उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा तो टोटल हिंदी में ही कन्वर्सेशन करता है। उनको लगा कि मैं इसको इंग्लिश कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए उन्होंने मेरे लिए, जो लोग जानने वाले हैं वो जानते होंगे, इंग्लिश रीडर की एक बुक आती है जिसमें ABCD, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उन्होंने मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया। 2, 4, 6 महीने के बाद मैं उन सेंटेंसेस को अपने स्कूल में बच्चों के साथ मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात मेरे टीचर ने देखी, जो कि टोटल हिंदी मीडियम के टीचर्स थे वो, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुमने ये इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो मैंने उनको ये बात बताई कि ये बात मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, इंग्लिश उन्होंने मुझे सिखाया। वो हंसने लगे, क्योंकि उस समय में, जिस समय की ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत कोई पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारा देश इंडिया बहुत जल्दी ही डेवलपमेंट की फेज में आया है। एजुकेशन और इन सारी चीज़ों पर बहुत कम समय में ही डेवलपमेंट हुआ है। तो उस समय उनको लगा कि किसी की माता जो पढ़ी लिखी होती ही नहीं है, उन्होंने इसको इंग्लिश कैसे सिखा दिया। ये बात जानने के लिए वो हमारे घर गए और फिर उन्होंने, हालांकि वो उनसे तो नहीं मिल सकते थे क्योंकि सोशल जो है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं,
लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और बहुत खुश हुए, और अपने माताजी की वजह से ही मैं आगे पढ़ने के लिए प्रयागराज में आया, क्योंकि माय फादर जो एक समय में अपना प्रिपरेशन करते थे, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से वो गांव में रह करके अपनी खेती बाड़ी का जो काम था उस काम को संभालने लगे। मैं आगे प्रयागराज में आया। यहाँ आने के बाद भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपनी हार्ट फेल्ट स्टोरीज हैं, हार्ट फेल्ट इंसिडेंट्स। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब कंप्लीट किया। ये कंप्लीट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। लेकिन वो एक दौर था जिस समय सिविल सर्विसेज में, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये हालांकि कह सकता हूँ कि जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तो कई बार उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय सिविल सर्विसेज में हमारे उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज थी वो बहुत ही इरेगुलर थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने समझा कि मुझे तो किसी और करियर की तलाश करनी पड़ेगी, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू बी अ फार्मर। सो उनकी तरफ से भी प्रेशर आता था कि ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 5 साल हो गए, फिर 2 साल और पढ़ाई के हो गए, तो मैंने फिर बीएड की डिग्री ली। बीएड की डिग्री लेने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई और एक छोटे से स्कूल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैं वहाँ पढ़ाता था तो मुझे जो क्लासेस मिली वो 6 की और 7 की क्लासेस। हालांकि मैं तब तक इंग्लिश में पीएचडी की डिग्री कर चुका था, लेकिन मेरे को जो क्लासेस मिली वो 6 और 7 की मिली। आप सोचिए, जो इतनी हाई डिग्री जिसके पास हो, अगर उसको 6 और 7 पढ़ाने के लिए बोला जाए तो शायद उसकी कॉन्सेंस अलाउ नहीं करेगी। मेरी कॉन्सेंस ने भी ये अलाउ नहीं किया। मैं प्रिंसिपल से मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे बोला कि मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टीचिंग 6 एंड 7 स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा, सर पहले आप पढ़ा के खुद को प्रूव तो करो, क्योंकि यहाँ आप बेशक जानकारी रखते हैं, बेशक आप एजुकेटेड है, बट आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको प्रूव कर दिया तो हम आपको बड़ी क्लासेस भी दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने अपने द्वारा, खुद के द्वारा हार्ट फंड एक आपको बात बताता हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, लगभग 3 to 4 इयर्स हो चुके थे, और एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था और एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे शहर का, मैं इस समय शायद नाम लेने में कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी मेरे को, लेकिन एक डिफेंस का एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट मैंने रास्ते में देखा। मेरे अंदर ये इंसाइट आई, मेरे अंदर ये, मैंने सोचा कि मैं इस संस्था में पढ़ाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं वहां गया, मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया और उन्होंने मेरा सिलेक्शन भी कर लिया। सिलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया कि सर आज आपकी क्लास होगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियल बात बता रहा हूं कि क्लास लेने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। वजह क्या थी? वजह मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं कि आई यूज टू टीच 6 एंड 7 स्टूडेंट्स। मैं इतने, जो बच्चे एनडीए के, सीडीएस के, एयरफोर्स नेवी, बहुत सारे बच्चे तो मेरी एज के ही, उसमें मेरे से 1-2 साल ज़्यादा ही, मतलब मैं उनसे 1 ही 2 साल ज़्यादा रहा होऊंगा, इससे ज़्यादा का गैप नहीं था। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उन्होंने मेरे को कॉल किया, एक दिन मैंने उसको मना किया, 2 दिन मना किया, लेकिन जब थर्ड डे उनकी कॉल आती है तो उनकी कॉल पर मेरे को जाने के लिए उन्होंने बिल्कुल बाध्य कर दिया। और वो समय था जबकि मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था, और मैं बच्चों अपने स्कूल में एक्टिविटी इंचार्ज था, और एक्टिविटी इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी चीज़ों को, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। और मैं सुबह 7 बजे स्कूल गया था, और जब मैं, उस समय शाम के 6 बज रहे थे और मेरे पास कॉल आई कि आज आपको क्लास लेना है सर। मैंने कहा सर, आज तो शायद मैं क्लास ना ले पाऊं पहले की तरह से, क्योंकि आई वॉन्टेड टू अवॉइड दिस, आई वॉन्टेड टू डिफर दिस। मैंने कहा कि शायद आज मैं क्लास ना ले पाऊं। उन्होंने बोला कि आज तो आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि ये बच्चे 3 दिन से वापस जा रहे हैं आपकी क्लास के लिए और आज ये वापस नहीं जा सकते, आज आपको क्लास लेना ही होगा। तो मेरे एक मित्र थे, मैंने उनको ये बात फ़ोन करके बताई। मैंने कहा सर ऐसी-ऐसी बात है, क्या मैं पढ़ाने जाऊँ? क्या मैं इसके लिए मुझे जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि सर आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा यकीन है, आपकी काबिलियत पर भरोसा है कि आप बिल्कुल कर सकते हो और आपको जाना चाहिए। मैं गया और मैं आपको बताऊँ कि 1.5 घंटे की 1 एंड हाफ एन आवर की, कोई आधे घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट की नहीं, 1 एंड हाफ एन आवर की क्लास थी और मैंने उस पूरी क्लास को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब मैं बाहर निकल के आया और मेरे आने के बाद जो वहाँ का मैनेजमेंट था, वो गए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप ये बताओ सर ने कैसा पढ़ाया? उन बच्चों ने कहा कि सर ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं बहुत फ्रैंकली आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी, बस मैंने इंटरव्यू दे दिया था। लेकिन अगर मेरे को क्लास में जाके पढ़ाना पड़े, तो इसके लिए मेरे पास कोई प्लानिंग थी ही नहीं। तो मैंने 1.5 घंटे का जो समय था, उस 1.5 घंटे के टाइम को मैंने पास किया। पास करने का मतलब मैंने स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताई। तो जब मैं बाहर आया और वो लोग बच्चों से जाके बात किया उन्होंने, बात करने के बाद उन्होंने कहा, "क्या पढ़ाया सर ने?" तो बच्चों ने कहा, "सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं।" लेकिन एज़ अ टीचर ही इज़ वेरी गुड। एक टीचर के रूप में वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो फिर मैनेजमेंट ने मेरे से बोला कि सर, कल आप फिर से पढ़ाइएगा और कल जब आप फिर पढ़ाएँगे, तो हम आपका सिलेक्शन पक्का मानेंगे। बस मेरे को एक जो डर था कि 1 दिन का समय मुझे चाहिए था और वो समय जैसे मुझे मिल गया, उस समय के बाद बस मुझे ये नहीं सोचना था कि मुझे पढ़ाना क्या है, बस एक मेरे को टाइम चाहिए था। और उस समय को लेने के बाद मैंने अगले दिन पूरे 1 एंड हाफ एन आवर में अपनी पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी डेडिकेशन के साथ क्लास को लिया एंड दैट वाज़ अ माइलस्टोन, दैट वाज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर जिसने मेरे करियर को एक अलग डायरेक्शन दे दी। आई यूज्ड टू टीच एट अ स्कूल और सीधे मेरा प्लेटफ़ॉर्म चेंज होता है और मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की दुनिया में आ गया। और वहाँ पर इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के दौरान चूँकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो दैट इज़ कैप्टन बत्रा क्लासेस। आफ्टर सम टाइम, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच एट अनदर इंस्टीट्यूट, मीन्स टू से आई वाज़ ओनली अ टीचर देयर। लेकिन हमने कुछ सालों के बाद अपनी अपनी खुद की संस्था कैप्टन बत्रा क्लासेस को स्टार्ट किया और वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के दौरान आप जानते हैं एनडीए में, सीडीएस में, इवन एयरफोर्स, नेवी में भी एग्जामिनेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है रिटन और दूसरा होता है इंटरव्यू। जब आप एसएसबी इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, तो एसएसबी फेस करने के दौरान यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये बात अलग है कि हम लोग बच्चों से तमाम सारी बातें उनको कंसोल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आज भी हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो ब्रिटिश मॉडल पर ही चल रही हैं। वो केवल एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज इंग्लिश। और मैंने देखा कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हैं, रिटन बढ़िया से तैयार कराते हैं यूपीएससी का स्टैंडर्ड पर, लेकिन जब वो रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दे हैव टू फेस प्रॉब्लम इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। हालांकि बोलने में केवल कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, ये बार नहीं होती, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बोलना कैसे है, ये इंपॉर्टेंस रखता है और कंटेंट्स आपके पास है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये बात करूं कि कोई अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता है, वेदर दिस इज रिटन और कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें दोनों लेवल पे काम करना होता है। जब हम एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं या किसी ऐसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं जहां हमें इंग्लिश बोलना होता है और इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश होती है, इन दोनों स्टेप्स पर अगर मैं काम करने की बात करूं, तो ड्यूरिंग माय टीचिंग करियर मैंने एक चीज फील की है, वो ये है कि आपको अपने में
कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ज़्यादातर खास करके नॉर्थ इंडिया में जब आप आते हैं तो ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ग्रामर पढ़ने का ही फैशन ज़्यादा होता है। हम लोग ज़्यादा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अप टू द लास्ट डे इन अवर क्लासरूम्स हम लोग ग्रामर ही पढ़ाते रहते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ग्रामर पढ़ने के साथ साथ हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी केवल ग्रामर पढ़ने से नहीं आ सकती है। इसके लिए आपको अपनी रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग जो ये स्किल है इसे आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये 1 दिन में 2 दिन में डेवलप भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको बेटा समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए आपको इसके लिए बहुत ही फंडामेंटल एक बात मैं आपको बताता हूँ। वोकैब प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, कि आपको इसमें अपने वर्ड पावर को इंप्रूव करना होगा। वर्ड पावर को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको अपनी अपनी एक स्पेशल टेक्निक बताता हूँ कि मैंने अपने अंदर वोकैबुलरी को रिच कैसे बनाया। तो इसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया कि जैसे मंडे टू सैटरडे पूरे शेड्यूल को मैंने डिवाइड किया। मंडे को मैंने 20 वर्ड्स लर्न किए, याद किए। अब जब ट्यूसडे को मैं उसी टाइम शेड्यूल पर उस समय पढ़ने बैठा तो मैंने उन 20 वर्ड्स को पहले रिवाइज किया। तो इससे क्या हुआ कि मेमोरी का एक फंडा होता है कि अगर आप जो आपने 24 आवर्स पहले पढ़ा है, अगर आप उसको 24 आवर्स में रिवाइज नहीं कर लेते तो आपको 80% भूल जाएगा, केवल 20% याद रह जाएगा। इसलिए मैंने ये समझा कि मुझे जो पीछे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उन चीज़ों को हमें रिवाइज भी करना पड़ेगा। और यही हम स्टूडेंट्स बहुत बार गलती करते हैं कि हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे जितना पढ़ लो लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप बेहतर नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ों को आप भूलते जाएंगे। तो जो आप पढ़े एक दिन पहले उसको अगले दिन रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद अगर मान लीजिए उस दिन मुझे 5 वर्ड्स लर्न करने का ही टाइम मिलता था तो मैं केवल 5 ही वर्ड्स लर्न करता था। मैं इस बात से फ्रस्ट्रेट नहीं होता था कि आज तो मैंने 5 ही वर्ड्स लर्न किए। इस तरह से जो मैं पढ़ता था वो मेरा बिल्कुल पक्का होता चला जाता था। और धीरे धीरे when I started reading newspaper, when I started listening news in English, तो धीरे धीरे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप होती चली जाती। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ समय के बाद अगर मैं रोड से गुजर रहा होता था और अगर कोई वर्ड किसी रोड पर होर्डिंग में बैनर में लिखा है और मैं उसकी इंग्लिश नहीं जानता था तो मैं सबसे पहले घर में आकर के डिक्शनरी में उस वर्ड की मीनिंग देखता था। यानी आई हैड अ पैशन कि मेरे को वर्ड्स तैयार करने हैं, मुझे इंग्लिश तैयार करनी है। और इस तरह से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। और मैं आप सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश में जीना सीखें, क्योंकि इंग्लिश हालांकि ये हमारी हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम फील ही नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि हमें कोई ऐसा इमोशन देना हो, जैसे मैंने कहा कि अलास आई हैव अनडन, तो अलास हम लोग बोलते हैं अलास आई हैव अनडन, यानी अलास हम हंसते हुए बोलते हैं। तो अलास का मतलब व्हेन अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स, उसके चेहरे पर आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई देगा कि उसके चेहरे पर सौरो दिखेगा। अगर हम ये कहें कि वी हैव वन द मैच, तो ये बोलते समय हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन में कोई खुशी ही नहीं होती, यानी हम लैंग्वेज को फील नहीं करते, क्योंकि केवल उसको हम याद कर लेते हैं, केवल हम एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं। अगर हमें इंग्लिश सीखना है, अगर इंग्लिश जानना है, तो इसके लिए हमें इंग्लिश में जीना होगा, और इंग्लिश में जीने के लिए हमें इंग्लिश में सोचना भी होगा। जो हमारा ट्रांसलेशन मेथड होता है, ट्रांसलेट करके हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन से क्या होता है कि हम हिंदी से कभी भी अपना नाता तोड़ नहीं पाते। अगर हमें सीखना है तो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी एक और छोटी सी, हालांकि हर इंसान के सक्सेस के पीछे कुछ भी अगर वो जीवन में सीखता है तो उसके पीछे अपने उसके खुद के ट्रेड्स होते हैं, खुद की उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आज सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया,
सचिन तेंदुलकर के बाद से कितने लोगों ने प्रयास किया, उनका खुद का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, क्योंकि कोई भी किसी के फुटप्रिंट्स पर चल करके जीवन में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकता। अगर आपको अपनी जीवन में ऊंचाइयां छूनी है तो आपको अपने खुद के मैनर्स अडॉप्ट करने होंगे। तो मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं कि मैंने, चूंकि हिंदी की डिक्शनरी मेरे पास थी, मैंने देखा कि मैं तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में ही फंसा रह जाऊंगा। तो मैंने ऑक्सफोर्ड की जो एडवांस लर्नर ओरिजिनल डिक्शनरी होती है वो मैं खरीद के लाया। और आपको बता दूं कि इन द बिगिनिंग फेज मेरे को बड़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में किसी वर्ड का एग्जैक्टली सिनोनिम, एग्जैक्टली उसकी मीनिंग नहीं मिलती थी। होता यह था कि उसमें उस वर्ड का एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। तो धीरे धीरे मैंने अपनी हिंदी वाली डिक्शनरी को तिलांजलि दे दी, एक किनारे रख दिया कि मैं अब हिंदी में नहीं पढ़ूंगा। और अगर मैं कोई कोई भी चीज पढ़ता था, देखता था, सुनता था, बेशक मुझे कम समझ में आता था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने सारी चीजों को इंग्लिश में ही पढ़ना स्टार्ट किया। इस तरह से धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू स्पीक, आई स्टार्टेड टू थिंक, आई स्टार्टेड टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड टुडे आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई एम अ ब्रिटिशर और अमेरिकन, क्योंकि हम वो हो भी नहीं सकते। हमें जब क्लास में पढ़ाना होता है या किसी ऐसे बंदे से बात करनी होती है जो इंग्लिश समझ नहीं सकता, यानी हम इंडियंस इंग्लिश को इंटेंशनली बोलते हैं। कोई भी इंग्लिश बोलने वाला हो, हम इंग्लिश को इंटेंशनली बोलते हैं, अन्यथा अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उन्हीं में हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा जब भी आपको मौका मिले, आप हमेशा इंग्लिश में कन्वर्सेट करने का, सोचने का, लिखने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप कभी भी ना छोड़ें। ओनली एंड ओनली देन you can improve your English, and rest of the things you are aware that कि English जो है, this is not a language of any country, rather this is a universal language। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने करियर के दौरान बहुत सारी समस्याओं को फेस करेंगे। इवन अगर आपको बोलना नहीं आता तो भी आपको इंग्लिश पढ़ना तो सीखना ही पड़ेगा, और जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो जो इंग्लिश का सिलेबस है एटलीस्ट वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बोलना भी सीख जाते हैं, और अगर सपोज दैट कि लाइफ में अगर आपको फेलियर भी मिलती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपने बारे में बताया कि मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के सपने को लेकर के शहर इलाहाबाद ईश्वर की नगरी में आया था। हमारे प्रयागराज को ईश्वर की नगरी कहा जाता। लेकिन मैं कुछ कारणों से अगर उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो इंग्लिश भाषा थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इंग्लिश वो लैंग्वेज थी जिसने मुझे एक करियर एस्टैब्लिशमेंट दिया। एंड टुडे आई ओन कैप्टन बत्रा क्लासेस, दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड राष्ट्र, आप सब लोग भी अवेयर है इस बात से कि हमारी जो संस्था है, फॉर द लास्ट 7 years हम डिफेंस के स्टूडेंट्स को एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए पढ़ा रहे हैं। and hundreds of students have been selected under commission, नॉन कमीशन कैटेगरी। बहुत सारे बच्चों का हमने सिलेक्शन कराया। हालांकि सिलेक्शन, याद रखिएगा, हमेशा स्टूडेंट्स की मेहनत से होता है। टीचर्स आर द मेंटर्स, दे आर गाइड ओनली। सो थैंक यू my dear friends, I think that you will be benefited whatever experiences I have shared with you. Thank you so much. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।